लड़ाई यूएसए इसराइल ने शुरू कर दी। अभी ये खत्म कैसे होगी? क्योंकि अगर आप यूएसए को देखें, सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमको रिजीम चेंज चाहिए, हमको उनके न्यूक्लियर वेपन्स बनने वो डिस्ट्रॉय करने, और ईरान ने ये बोलते हैं हम तो लंबी लड़ाई लड़ेंगे। यूएस ने तो ये बोला है कि आप पूरा सरेंडर करो। यूएस के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि जो रिजीम आए ईरान में वो उनके हिसाब से है? इज इट घूम फिर के सब कुछ ऑयल डिपेंडेंसी है? चाइना इज ग्रोइंग सो फास्ट टू चैलेंज द यूएस। अब चाइना चैलेंज करेगा यूएसए को एंड करेगा तो वील अगेन हैव अ वायलेंट ट्रांसलेशन। अगर अमेरिका ईरान के साथ ही कर सकता है, अमेरिका किसी के साथ भी कर सकता है, आपको लगता है? क्या अमेरिका के पास इतनी पावर है? Pakistan is engineered for the West Asia crisis because the airspace was closed by Pakistan. They wanted to give the airspace for the Americans. इंडिया की रियलिटी क्या है? इज इंडिया सेफ राइट? इंडिया के साथ नहीं हो सकता। सिक्योरिटी चैलेंज बहुत सारे हैं हमारे, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। आपको लगता है इज दिस द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें। एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एन्जॉय द पॉडकास्ट। जय हिंद। जय हिंद। सर, हमें पता है सिचुएशन क्या चल रही है पूरे वर्ल्ड में। यूएस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो किया ईरान के ऊपर, यूएस और इसराइल ने मिलके, ईरान ने रिटेलिएशन में फिर मिडल ईस्ट पे अटैक किया, जहाँ जहाँ पे यूएस के बेसिस थे उनको काउंटर करने के लिए। फिर रशिया बीच में आ गया, चाइना बीच में आ गया। सो मच ऑफ इट इज़ हैपनिंग। मतलब हमने देखा कि पहले एक टाइम पे यूएस और ईरान की नेगोशिएशन हो रही थी कि सब कुछ स्टेबल होने वाला है, और इमीडिएटली विद इन दी 48 आवर्स यूएस ने पूरा रिजीम इंजीनियर कर लिया। मतलब कहाँ नेगोशिएशन हो रही है और 48 आवर्स में कहाँ अटैक हो गया। तो ये जो इतनी इंस्टेबिलिटी है हमारे आसपास, जब आप ऐसी चीज़ों को अपने आसपास होते हुए देखते हैं, एक सिविलियन का देखने का नज़रिया ना बहुत अलग होता है। हम कुछ लिमिटेड चीज़ें ही सोच पाते हैं, बट एज अ डीजीएमओ, एज अ रिटायर्ड डीजीएमओ, आप एज अ मिलिट्री मैन इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो? नहीं, सबसे पहले तो मैं मिडिल ईस्ट नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि मैं इसको इंडिया और इंडियन की नज़र से देखूंगा। Okay. तो हमारे लिए वेस्ट एशिया है, बिकॉज जैसे मिडिल ईस्ट बोलते हैं तो हमारा जो उसका पूरा कंसेप्ट बदल जाता है। तो मुझे देखना है वेस्ट एशिया की तरफ से, पहली बात तो ये है। दूसरा, ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इसके सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पॉलिटिकल एम क्या है इसके यूएस के। और वहाँ से बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। उन्होंने 4-5 एम दे दिए हैं और वही बदली होते रहते हैं। 28 को कुछ बोले, 29 को कुछ, 21 को कुछ बोले, 2 को कुछ बोले। और तीसरी चीज़ मैं देखना चाहूँगा उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो जैसे मैं देखता हूँ, सबसे पहले तो मुझे मिस्टर वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी याद आ जाती है। हाँ। जब अटैक हुआ था हमारे पार्लियामेंट में 2001 में, 13 दिसंबर को, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अब आर पार की लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के टेररिस्ट से जिन्होंने अटैक किया था, तो आर्मी चली गई, एयरफोर्स, नेवी ऑफ पराक्रम शुरू कर दिया हमने। तो 7-8 महीने हुआ पराक्रम को। तो किसने उससे पूछा कि प्रधानमंत्री जी, आपने तो बोला आर पार की लड़ाई होगी, तो अभी तो लड़ाई शुरू क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने बोला लड़ाई तो मैं आज शुरू कर दूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ख़त्म कैसे करूँगा और कहाँ करूँगा। तो आज भी वही हिसाब है वेस्ट एशिया में। लड़ाई तो इसराइल ने शुरू कर दी और शुरू कर दी यूएसए ने, ठीक है। अभी ये ख़त्म कैसे होगी, मेरे ख्याल से उनको अंदाज़ा नहीं है। तो जो सिचुएशन है हमारे लिए बहुत ही नाजुक सिचुएशन है, क्राइसिस है वहाँ पर। अभी इसमें हमने क्या क्या करना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यूएसए को देखें, सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमको रिजीम चेंज चाहिए, हमको उनके न्यूक्लियर जो वेपन्स बनने वो डिस्ट्रॉय करने हैं। लेकिन वो तो जून में कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप 12 दिन की जो लड़ाई थी जून में अगर देखें, तो उन्होंने ऑलरेडी बोला कि हमने इनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय कर दिए। हाँ। फिर तीसरी जो बोला उनके जितनी मिसाइल कैपेसिटी है वो डिस्ट्रॉय करनी है। चौथी चीज़ जो उन्होंने अभी बोली है कि हमने इसलिए लड़ाई लड़ी है क्योंकि इसराइल जो था वो अटैक करने वाला था ईरान पे, क्योंकि वो ईरान पे अटैक करेगा तो ईरान हमारे बेसिस पे अटैक करेगा। इस टाइम ने उस पर अटैक किया है। तो ये बड़े एम्बिग्यूटी है इसमें बहुत सारी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो यूएस है आज की डेट में, उन्होंने पूरा वर्ल्ड का ऑर्डर बदली कर दिया है। देखिए, पावर जो होती है, पहले हम कहते थे पावर 1.2 जो कहते हैं माइट इज़ राइट। फिर माइट इज़ राइट के बाद फिर मनी इज़ पावर आ गया इंडस्ट्रियल एज के साथ। फिर नॉलेज इज़ पावर आ गया, उसका ऑयल पावर आया 1970s में, ऑयल इज़ पावर। उसका हमने बोला डाटा इज़ पावर, एंड यू नो बेटर देन एनीवन एल्स, डाटा इज़ पावर। तो आजकल सबकी डाटा भी चलती है। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ वापस यूएसए क्या कहते हैं, माइट इज़ राइट कर दिया है। और ये माइट इज़ राइट बहुत डेंजरस है, क्योंकि इट इज़ बैक्ड बाय डाटा, इट इज़ बैक्ड बाय ऑयल। तो ये लिंकेजेस हैं। आप देखें माइट इज़ राइट की जो है डाटा पे, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन डाटा नाउ। उनके पास रियल टाइम, हर एक चीज़ रियल टाइम है, डाटा है, उसको एआई एनालाइज कर रही है
और उसका ऑयल इम्पैक्ट करेगा। तो अभी वर्ल्ड की सिचुएशन जो है बहुत मेरे ख्याल से क्राइसिस में है। अभी हमको देखना पड़ेगा कि इसको स्टेबलाइज कैसे करा जाए, बिकॉज यूएन इज इन माई थॉट डिफंक्ट है अभी। अगर आप देखें तो उससे कोई पूछता नहीं है, चाहे वेनेजुला हो चाहे ये हो। तो उनके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, आई थिंक जो एयरफोर्स है उन्होंने एम्प्लॉय करी बहुत अच्छी तरह से अपने एयर स्ट्राइक्स। शुरू में 200 एयरक्राफ्ट कैरिंग आउट सॉर्टीज, मिसाइल्स अटैक, एंड दे डन वेरी वेल एंड टेकन आउट द लीडरशिप विच ऑफ द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की लीडरशिप को उन्होंने निकालना है। उन्होंने निकाल लिया लीडरशिप को। लेकिन ईरान ने क्या किया, उस लीडरशिप को डिसेंट्रलाइज कर दिया था पहले। जो उनके आसपास के प्रॉक्सीज हैं, आसपास के प्रॉक्सीज हैं उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। उनके प्रॉक्सीज हैं 3H, हमास, हिजबुल्ला और हाउतीज, वो कर दिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोज़ेक वॉरफेयर है उनका, जो एक्चुअली वर्ड ऑफ मोज़ेक वॉरफेयर वाज इन्वेंटेड बाय द यूएस, बट इन्होंने 2005 से फॉलो कर रहे हैं ईरान वाले उसको। क्या होता है इसमें सर, डिटेल इस में मोज़ेक वॉरफेयर में क्या है, इसको हर एक डिसेंट्रलाइज मोज़ेक होता है ना, जैसे एक चीज़ मिल जाती है जैसे जिक्सॉ पजल, तो हर एक को पता है हमें क्या क्या करना है, एंड डिसेंट्रलाइज कर दिया कमांड कंट्रोल। यानी कि हमारा कमांड कंट्रोल से हुक्म मिलेगा, हम उसको करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज कर दिया है और वो अपनी अपनी कार्रवाई करें। 31 सेंटर्स में डिसेंट्रलाइज कर दिया उसको। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है फ्रॉम मिलिट्री व्यू पॉइंट। वी हैव टू लर्न अ लॉट, वी हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग। उसको हम किस तरह हम अपने उसमें अडेप्ट कर सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा भी हमको देखना पड़ेगा कि यूएसएस को खत्म कैसे करेगा। मेन थिंग इसकी उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। आपको लगता है लेकिन अभी एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है यूएस के पास देखिए, फिलहाल? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यूएस जो मर्जी बोल रहे हैं वो बहुत आगे की सोचते हैं। हमको यूएस इज अ मिलिट्री पावर, अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आगे के सोचते हैं, उनके जरूर एग्जिट स्ट्रेटजी होगी। दे कांट डू अ वियतनाम अगेन। उन्होंने वियतनाम किया था एक बारी, उसने इराक 1 इराक 2 किया। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे अफगानिस्तान में देखिए 15 अगस्त को एकदम एग्जिट कर गए वो, ठीक है। तो 2021 में मेरे ख्याल से इस बार उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी होगी। आई एम वेरी श्योर की होगी उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी। वो प्ले आउट करे ना करे उनके हिसाब से वो अलग बात है। तो उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी होगी। आपको क्या लगता है क्या एग्जिट स्ट्रेटजी हो सकती है? एग्जिट स्ट्रेटजी देखिए, वो क्या करेंगे कि अगर तो ये लंबा चलेगा, अभी ये 4 to 6 वीक्स बोल रहे हैं, और ये लंबा चलेगा तो वो बोलेंगे हमने रिजीम चेंज कर दी है, एंड वो रिजीम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको कि हम देखो विक्ट्री तो उनको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। आजकल की डेट में कोई नहीं कर सकता कि हम हमने victorious नहीं हुए। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली, हमने इतना सब कुछ कर दिया और देन वी आर नॉट विक्टोरियस। जो हमारे एम था जो रिजीम चेंज का, वो बोलेंगे जो अभी रिजीम आई है हम इससे बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। और ईरान तो नेगोशिएशन करने को तैयार है, बट अपने टर्म्स में, ठीक है ना। और ईरान ने ये बोलते हैं हम तो लंबी लड़ाई लड़ेंगे। यूएस ने तो ये बोला है कि आप पूरा सरेंडर करो अनकंडीशनल। ट्रंप ने ये बात बोली है। अनकंडीशनल सरेंडर तो बोल रहे हैं, लेकिन करेंगे तो नहीं ना। ये तो एक किस्म से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, कॉग्निटिव वॉरफेयर। आप तो एक्सपर्ट हैं, आपके चैनल काफ़ी लोग देखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन आज की दुनिया मतलब सब कुछ बदल गया। कॉग्निटिव वॉरफेयर सबसे ज़्यादा वॉरफेयर है। अगर आप देखें जो आजकल की लड़ाइयों में, चाहे वो रशिया यूक्रेन की, रशिया इज़ विनिंग, यूक्रेन इज नॉट लूजिंग, इजराइल इज़ विनिंग, पैलेस्टीन इज नॉट लूजिंग, ठीक है ना। यूएस ने ईरान को मारा, ईरान बोलता है हमें कुछ नहीं हुआ। ऑप सिंदूर में इंडिया हैज वन, डेफिनेटली वन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट पाकिस्तान थिंक्स दे हैव वन। सो इट इज नॉट इजी नाउ, थिंग्स हैव चेंज। सो यू वेंट टू वॉर टू इम्पोज योर विल ऑन योर एडवर्सरी, उसकी विल तोड़ना, इट्स अ नैरेटिव वॉर। इट्स अ नैरेटिव वॉर, एंड उसके विल तोड़ना अभी इम्पॉसिबल हो गया लगभग। अभी ईरान को भी देखें, टू ब्रेक ईरान विल वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट थिंक ईरान इज गोइंग टू ब्रेक, बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे बाहर से पावर कोई। बट सर यूएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो रिजीम आए ईरान में वो उनके हिसाब से आए? क्या इज इट घूम फिर के सब कुछ ऑयल डिपेंडेंसी है? क्योंकि ईरान जो है वो पूरे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। क्या इज इट ऑल अबाउट मनी एंड बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं, एक चीज़ नहीं हो सकती। एक तो जो यूएस की पॉलिसी है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बेसिकली 3 थिंग्स। वन इज़ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो सबसे बड़ा है उनका। देखिए, आज की डेट में, आज के अनाउंसमेंट है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि मैंने 4 times ज़्यादा ऑर्डर बढ़ा दिए कंपनीज के। आज व्हाइट हाउस मीटिंग हुई थी, मतलब हमारा आज उनका 4 times ऑर्डर बढ़ा दिए जो बिग कंपनीज उनके। दूसरा जो करता है ऑयल्स, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑयल, जो वेनेजुएला में किया, क्यों किया, ऑयल। और तीसरा मेरे ख्याल से है कि चाइना जो उनको चैलेंज कर रहा है, तो वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। चाइना की सिर्फ एक ही कमजोरी है अभी, एनर्जी। चाइना की पूरी एनर्जी जो उनकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है इज डिपेंडेंट ऑन वेस्ट एशिया, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ईरान, मोस्टली ईरान, या ठीक है। तो अभी अगर ईरान में ये हो जाएगा तो अभी तो रिजर्व्स हैं चाइना के पास, बट चाइना विल फील द पिंच, सो इंडिया फील द पिंच ऑल्सो। करेक्ट। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास मल्टीपल रिसोर्स हैं, हम एक रिसोर्स से डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मेन थिंग इज कि एक उसका चाइना पे भी नज़र है कि चाइना को ग्रो नहीं करने देना, बिकॉज चाइना वांट्स अ बाइपोलर वर्ल्ड इन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। व्हाट इज बाइपोलर? बाइपोलर मींस 2 पोलर, यूनिपोलर है। हाँ, यूएस इज द ओनली पावर, राइट। right? Now, China today is geopolitically, technologically, militarily, we're not a military power, India, as yet. We're a military force.
इंटरेस्टिंग. हाँ, जब तक मिलिट्री पावर नहीं होंगे हम विल नॉट बी सिटिंग द हाई टेबल. सो वी आर ओनली अ फोर्स नॉट अ पावर. आई थिंक सो, दैट्स माय मतलब आई विल से दैट. ठीक है ना. तो चाइना इज द मिलिट्री पावर नाउ एंड चाइना चैलेंजिंग द यूएस. देखिए चाइना के रिसोर्स पूरे उन्होंने इकट्ठा कर लिया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स इकट्ठे कर लिए पूरे. तो चाइना इज ग्रोइंग सो फास्ट टू चैलेंज द यूएस एंड थ्री-स्टेटेड स्ट्रैप बोलते थे इसको. वेर आर इमर्जिंग पावर चैलेंज द यूएस पावर. आप देखें पिछले 1000 साल में 16 ट्रांजिशन वर्ल्ड पावर हुई हैं, फ्रॉम ओटोमन एम्पायर एंड अदर्स, ब्रिटिश एम्पायर, दिस फ्रेंच, द स्पेनिश, यू नो, दे वर ऑल पोर्चुगीज, दे वर ऑल रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड जब भी ये ट्रांजिशन हुए वर्ल्ड में 12 ऑफ देम हैव बीन वॉलेंट. सो चाइना चैलेंज करेगा यूएसए को एंड करेगा वो, तो वील अगेन हैव अ वॉलेंट ट्रांसलेशन. बट व्हेन दिस ट्रांजिशन हैपेंस, इंडिया विल बी द सेंटर ऑफ इट. कितने टाइम में आपको लगता है ये हो सकता है आज से? ये तो कुछ नहीं कह सकते हम. 5 साल, ये 10 तो साल? होने को ये अगला चाइनीज थ्योरी देखें हाँ. तो चाइना इज द फर्स्ट वॉर इज टू इंटीग्रेट ताइवान 2027 में. राइट है. द नेक्स्ट वॉर इज 2030 2032 के टाइम फ्रेम में, व्हेन दे वांट टू सॉर्ट आउट द साउथ चाइना सी. फिर 35 में वो कहते हैं कि हम साउथ तिब्बत, मतलब विच इज बेसिकली अरुणाचल प्रदेश को इंटीग्रेट करेंगे. तो चाइना की गिवन है 6 वॉर्स ऑफ चाइना. ठीक है. एंड मेरे ख्याल से विद दिस ऑनगोइंग वॉर, अगर चाइना ताइवान को कुछ करता है तो इट बी ईजियर फॉर देम राइट नाउ. सो वी मे थिंक, मतलब जो अभी जो सिचुएशन इट कैन गो साउथ, नॉट कंट्रोल्ड. तो अगर मैं पूरी इस कॉन्वर्सेशन को अभी तक की समराइज करूं, तो यूएस को चाहिए रिजीम कंट्रोल, सो दैट जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जो चाइना की डुओपॉली, एक थॉट प्रोसेस है कि हाँ चाइना भी सुपर पावर बने, मिलिट्री पावर बने, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक बन चुका है. यूएस उसको काउंटर करने के लिए चाहता है कि अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो चाइना की ऑयल एंड एनर्जी कंजम्पशन डिस्टेबलाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से चाइना जो एम्बिशियस प्लान पे है वो उस एम्बिशियस प्लान पे नहीं रह पाएगा, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, एंड दैट विल गिव इनफ पावर एंड टाइम टू यूएस टू डी काउंटर दैट अटैक दैट इज चाइना इज हैपनिंग. तो ये इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि ये सही है. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप. इसको ये तो यूएस का चैलेंज तो चाइना है सिर्फ. ठीक है. बट थ्रू चाइना दे आर आल्सो लुकिंग एट अदर बेनिफिट्स, जैसे कि कंट्रोल ऑफ ऑयल अगेन, कंट्रोल ऑफ नो, इजराइल डिपेंडेंट है यूएसए पे. एंड अभी पहले जैसे बोलते थे, अगर आप देखें द वॉर हैज स्प्रेड नॉट बिटवीन इजराइल, यूएस एंड ईरान, बट ऑल्सो द गल्फ स्टेट्स. राइट. ठीक है. नो, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द गल्फ स्टेट. अगर आप देखें सिंदूर के बाद हम बात कर रहे थे इस्लामिक नेटो की. जब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का जब स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, तो एवरीवन वाज टॉकिंग ऑफ इस्लामिक नेटो. अभी वो फ्रैक्चर हो गया है क्योंकि ईरान ने अटैक कर दिया इन पे. अफगानिस्तान इस्लाम वाला एंगल तो बचा ही नहीं. हाँ, नहीं बनेगा. अफगानिस्तान पाकिस्तान भी चल रहा है. तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. इंटरेस्टिंग फ्रॉम मिलिट्री व्यू पॉइंट, इंटरेस्टिंग टू रीड कि क्या होने वाला है. बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या होने वाला है, बट इंटरेस्टिंग है. आपको लगता है इज दिस द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? I hope and pray not, because World War II was okay. It finished with Hiroshima and Nagasaki. और हमको पता है क्या हुआ. अगर World War III अगर होगी तो there are 9 nuclear armed nations, including पाकिस्तान. मुझे ये समझ नहीं आता कि यूएस जो है ईरान के न्यूक्लियर से डरता है, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर को कहता है ठीक है. तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हुए, बिकॉज टेररिस्ट स्टेट तो पाकिस्तान भी है. हाँ. अगर आप देखा जाए टेररिज्म कहीं भी होती है तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर आता है. सबसे पहले आता है. सबसे पहले आता है. ठीक है. नाउ दे आर अगेंस्ट ईरान एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, बट दे सपोर्ट न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान. बट क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है? आपकी थ्योरी क्या है उस पर? मे बी टू कीप अ चेक ऑन इंडिया एंड चाइना. हाँ, मे बी क्योंकि इनफैक्ट यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर ने ये बात बोली है कि अमेरिका विल लिमिट इंडियाज राइस. कल परसों की बात है ये. हाँ, मैं जानता हूँ इसको. इंडिया इज अ, मतलब वो कह रहा है लिमिट, बट इंडिया टुडे इज अ रिजन, रिस्पॉन्सिबल, रिसर्जेंट नेशन. हमें देखना पड़ेगा ये. एंड वी आर अ रीजनल पावर एंड अ ग्लोबल लीडर. ठीक है. बहुत सारे कंट्रीज जो है हमारे साथ हैं. अगर यूएस हमारे साथ नहीं है तो यूएसए हमारे साथ है. यूएसए नीड्स इंडिया एज मच इंडिया नीड्स यूएस. चाइना नीड्स इंडिया एज मच इंडिया नीड्स चाइना. फॉर ट्रेड, एवरीथिंग. जो तो जब 2020 में जब चाइना फॉर डिप्लॉयमेंट करी लद्दाख में, तब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि ये चाइना का हिमालयन ब्लंडर है. क्यों? क्योंकि अगर उसने यूएसए को चैलेंज करना है तो इंडिया से पंगे क्यों ले रहा है वो. हाँ. देखिए, इंडिया इज नॉट अ पुश ओवर. वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन. हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे बिलीफ्स हैं. सब बोलते थे इंडिया पार्टीशन के बाद, 47 के बाद पार्टीशन हुआ, उसके बाद हम डिफेक्टमेंट हो जाएंगे, 542 स्टेट्स हैं, कैसे होगा. वी आर रेजिलिएंट. कहीं नहीं हुआ. वी आर द फर्स्ट टू रिजॉल्व एन इंसर्जेंसी इन मिजोरम. सेकंड रादर, फर्स्ट वाज द मलय इंसर्जेंसी, सेकंड वाज मिजो इंसर्जेंसी. आप देखिए जहाँ पर भी उन्होंने करा है, वी हैव कंट्रोल्ड इट एंड कंट्रोल्ड वेरी वेल. बट ऐसी जब स्टेटमेंट आती है तो आप एज अ मिलिट्री मैन क्या सोचते हो जब यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं कि अमेरिका विल लिमिट इंडियाज राइस? देखिए, ये उनकी चाहत है.
वाई? बिकॉज द वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, दे हैव रूल्ड द वर्ल्ड फॉर टू लॉन्ग, नो दे कांट लेट इट गो। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वेस्ट से ईस्ट शिफ्ट कर रहा है, जो वेस्ट से ईस्ट शिफ्ट करेगा, कहाँ शिफ्ट करेगा? चाइना इंडिया में। तो इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट दैट चाइना एंड इंडिया कन्फ्लिक्ट हो, ताकि डिस्टेबलाइजेशन डिस्टेबलाइज है। मतलब आई मे बी गिवन एक्सट्रीम व्यू, बट दैट्स अ व्यू। वी शुड नॉट, कभी भी हमको ना एक व्यू को सेग्रीगेट नहीं करना कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आज इंडिया को चाइना से भी करना है, यूएसए से भी करना है, रशिया से भी करना है, और हमको अपने इंटरेस्ट देखने हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता वो क्या कर रहे हैं। वी हैव टू लुक आफ्टर 1.44 बिलियन पीपल, 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हमारे पास है। उनकी वेलबींग, उनकी पीस, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमको देखना है, हमारा नेशनल एम है। तो जब वर्ल्ड वॉर 3 बोलते हैं, तो अगर होगी तो इंडिया तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा उसमें। लेकिन किसके पास एपेटाइट है वर्ल्ड वॉर 3 की? किसी के पास नहीं है। द ओनली वन विल बी नॉट रियली, अभी देखिए, अगर नॉर्थ कोरिया को देखिए, नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके मिसाइल्स हैं जो यूएसए तक पहुंच सकती हैं। अगर यूएसए ईरान की मिसाइल तो नहीं पहुंच सकती, उनकी बेस तक पहुंच सकती है। यूएसए हैज गॉट 70 कंट्रीज बेसिस है उनकी, 800 बेस हैं यूएसए की, ठीक है। दे आर वर्ल्ड पावर, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। सो अभी ना नॉर्थ कोरिया की आपने बात की, इस पे इंटरनेट पे बहुत मीम्स चल रहे हैं। तो आपके ना एक बहुत अच्छी एक बात है, यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर वॉर, देन ओनली यू विल हैव पीस, बिल्कुल राइट। एंड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे वो पढ़ के। इनफैक्ट इसको मैं नॉर्थ कोरिया से रिलेट करता हूँ कि नॉर्थ कोरिया लास्ट 70 सालों से वॉर के लिए रेडी बैठा है। हर चीज़ करते हैं वो, हर 2 दिन बाद उनका कोई टेस्ट चल रहा होता है, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट चल रहा है, आज ये मिसाइल फायर कर दी, आज इसका टेस्ट कर लिया। बट उसके मीम्स ये आ रहे थे कि इसको किसी ने, इस पूरे वर्ल्ड वॉर ये जो चल रहा है अभी आसपास, उसमें किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। दे हैव बीन साइड लाइन, दे हैव बीन सिटिंग वेटिंग फॉर अ मोमेंट टू ग्रैब द अटेंशन। इज दिस समथिंग दैट्स हैपनिंग विद नॉर्थ कोरिया? सी, नॉर्थ कोरिया जो है इज जो कहते हैं एक्स फैक्टर है वो, हाँ, अच्छा। ठीक है। दे हैव द मिसाइल्स, दे हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। चाइना ने क्या किया? न्यूक्लियर दे दी नॉलेज, न्यूक्लियर सपोर्ट दे दिया पाकिस्तान को, और मिसाइल सपोर्ट दे दिया नॉर्थ कोरिया को, और दोनों को एक्सचेंज कर दो, हाँ, ठीक है। देखो जियो पॉलिटिक्स देखिए आप, तो नॉर्थ कोरिया के पास दोनों है, मिसाइल भी हैं और न्यूक्लियर भी है। पाकिस्तान के पास भी दोनों है, मिसाइल भी है, न्यूक्लियर भी है। और नॉर्थ कोरिया इज अ वन मैन कंट्री, तो नॉर्थ कोरिया को पंगे लेगा, ठीक है। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंडिया है अभी, उसकी राइज जो है, वी आर राइजिंग वेरी रैपिडली, ठीक है, रैपिड राइज है, एंड राइटली सो। क्योंकि हमारे बहुत दिनों से हमारा ग्रोथ नहीं थी, इकोनॉमिक नहीं थी, आज हमारा सब कुछ है धीरे धीरे। लेकिन व्हाट द की पॉइंट इज दैट वी हैव नॉट, इफ वी गो टू वॉर, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव लॉस्ट इट फॉर द कंट्री। वी शुड नॉट गो टू वॉर, वी हैव टू इंश्योर पीस, ठीक है, एंड परचेज पीस थ्रू प्रिपेयर्डनेस। आप इतने तगड़े हो जाओगे कि आपकी तरह देखेगा नहीं, तो सोचे भी ना आपकी तरफ। सोचे भी ना, जैसे मिलिट्री पावर। अगर आप गांव में देख लो, जिसके घर में 4 मुस्टंडे होते हैं लाठी लेके, हाँ, उसके तरफ कोई नहीं देखता, उसके खेत भी ठीक रहते हैं, उसके घर वाले भी ठीक रहते हैं। Right. जो कमजोर होता है उसे सब मारते हैं आके, बिल्कुल। तो वी आर नॉट हियर टू फाइट वॉर्स फॉर द कंट्री, वी आर हियर टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप विकसित भारत चाहिए आपको, तो आपको सुरक्षित भारत चाहिए, ठीक है ना। बिना सुरक्षित भारत विकसित भारत नहीं है, बिना विकसित भारत सुरक्षित भारत नहीं है। तो दीज आर कंबाइंड टू दैट। 2047 में अगर हमको विकसित भारत बनना है, तो हमको सुरक्षित भारत चाहिए, एंड वी हैव टू स्पेंड, वी हैव टू परचेज पीस। नहीं, बट उसके लिए हमें करना क्या होगा सर? आप बजट सिर्फ मिलिट्री बजट बढ़ाना होगा? बजट बढ़ाइए, कैपेबिलिटीज लीजिए, टेक्नोलॉजी लीजिए, आत्मनिर्भरता करिए, इंटीग्रेटेड थिएटर्स लाइए, बहुत कुछ करने को है। ये नहीं कि हम अपने ऑप सिंदूर के या 2020 चाइना के साथ जो किया है हम उस पर रेस्ट करें, नहीं। और हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, अब बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन स्पीड ज़्यादा चाहिए। अभी ऑप सिंदूर की बात की ना आपने, अभी जैसे हमने इसराइल के साथ डील की है रिसेंटली, वी परचेज अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स फ्रॉम इसराइल, एंड ये जो इक्विपमेंट्स हमने परचेज किए हैं, आपको लगता है अगर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे पास इक्विपमेंट होते व्हाट वुड हैव बीन डिफरेंट? No, I don't think anything would have different. अच्छा। We done very well in ऑप सिंदूर। जो मर्जी लोग बोल रहे हैं, ऑप सिंदूर में हमने बहुत ही मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी, और बहुत अच्छा काम किया। मे बी डिप्लोमेटिकली वी कुड डन बेटर, एंड नैरेटिवली एंड नैरेटिव वॉर, वी लॉस्ट द नैरेटिव वॉर। बड़े फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं, हमने सब कुछ ठीक किया, और नैरेटिव वॉर वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बच्चा जो है, अगर आप देखें, इंडिया का बच्चा ऑप सिंदूर जानता है, ठीक है। मुझे ये पता है, जब आप छोटे थे आपको 90% वाला कुछ नहीं पता होगा, नहीं पता, हाँ। नहीं पता था ना। आज माई ओन ग्रैंडसन 10 years ओल्ड, यहाँ स्कूल, एयरफोर्स स्कूल में पढ़ता, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से याद होगा उसको, मतलब जैसे बॉल टू बॉल कमेंट्री सुनते हैं हमने उस उम्र में, उसको ऑप सिंदूर का डे 1 डे 2 सब कुछ पता है उसको, मतलब जो उसने सुना है। तो ये इंटरेस्ट है बच्चों में, और अगर ये इंटरेस्ट है हमारे पास, तो हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमको नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप ऑप सिंदूर को देखें, इट्स नॉट ओनली ऑप सिंदूर, अगर आप सीक्वेंशियल देखें, 2016 में जो उड़ी स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद
जब्बा टॉप हुआ, जिसको लोग बालाकोट बोलते हैं, गलत बोलते हैं, बालाकोट इज वेरी फार अवे, 20 किलोमीटर अवे। अच्छा। जब्बा टॉप में स्ट्राइक किया था हमने, सब मिलिट्री हमारी प्रोसेशन है, और फिर अभी ऑफ सिंदूर हुआ 2016 से, और अभी तक J&K में के बाहर कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। अगर आप इसको छोड़ दें जो भी रेड फोर्ट में हुआ है, और ये भी मतलब होम ग्रोन कहते हैं इसको, और अब पिछले 10 साल में लगभग कोई टेररिस्ट अटैक बाहर नहीं हुआ। पहले हमेशा होते थे, दिल्ली में हुआ, बॉम्बे में हुआ, कोयम्बतूर में हुआ, बेंगलोर में हुआ। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। सो ऑफ सिंदूर हैज पुट कॉशन एंड वी हैव कॉल्ड द ब्लफ ऑफ पाकिस्तान ऑन द न्यूक्लियर ब्लफ, कि हम न्यूक्लियर चले हमेशा बोलते थे। तो वो ब्लफ हमने खत्म कर दिया है। अभी हमने बोल दिया है कि टेरर अटैक इज अ टेरर अटैक, एंड परपेचुअल टेरर जो करते हैं हम उनको आके मारेंगे, आपने जो करना है कर लो। तो दैट इज नाउ द डॉक्ट्रिन विच इज लूजली कॉल्ड द मोदी डॉक्ट्रिन, द न्यू डॉक्ट्रिन, कि अभी आप करोगे तो हम आके मारेंगे। तो दैट इज द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। बट डिफरेंट क्या हो सकता था आपके हिसाब से इसमें? ओनली द नैरेटिव पार्ट, रेस्ट एवरीथिंग वाज गुड। डिप्लोमेसी ऑल्सो, आई थिंक डिप्लोमेसी किस तरीके से बेटर हो सकती है? द वर्ल्ड थॉट एंड यूएस इंक्लूडेड, ठीक है, वो सब उनके साथ चलेगा। हम फ्रॉम 22 अप्रैल टू द 6 मई हमने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स नहीं शुरू करे थे। हमने बाद में गए, सेवन डेलीगेशन जो कि बाद में गई हैं। आई थिंक वी हैव टू लुक बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, पर हमको ऑनेस्टी चाहिए, और ऑनेस्टली हमें देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, ठीक है ना। तो डिप्लोमेसी में हम थोड़े कमज़ोर रह गए, और नेरेटिव वॉर में तो बहुत ज़्यादा कर सकते थे। इन व्हाट सेंस डिप्लोमेसी अगर आप बोल रहे हैं, किस तरीके से हम बेटर कर सकते थे? अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो इसका तो। देखिए 22 अप्रैल के बाद वी शुड हैव गॉन, आवर एम्बेसीज द वर्ल्ड ओवर शुड हैव गॉन एंड टोल्ड देम दैट देखिए पाकिस्तान ने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है, ऐसे मारा है, ठीक है ना। वी शुड हैव गॉन टू द वर्ल्ड एंड प्रिपेयर्ड देम फॉर दिस, कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन सपोर्ट टेररिज्म ओपनली, ठीक है ना। इसमें काफ़ी लोगों ने जो है पाकिस्तान, काफ़ी कंट्रीज ने पाकिस्तान सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग द यूएस। हाँ, बट ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि आई थिंक द नैरेटिव, वी लॉस्ट द नैरेटिव वॉर। बट उन्होंने भी कोई ऐसा नैरेटिव तो नहीं किया कि करा उन्होंने, करा है। अच्छा, देखिए, उन्होंने उनका काउंटर नैरेटिव तो ये था कि हमने बस अटैक कर दिया। दे वर प्रिपेयर्ड फॉर द नैरेटिव कि भाई इंडिया ने ये हमने करा ही नहीं है, पहले तो हमने करा ही नहीं है, और जो इंडिया कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, और हम न्यूक्लियर नेशन हैं और ये ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए, और वो अभी बताते हैं पाकिस्तान की, छोटी बात बताऊँ आपको, पाकिस्तान बोलते हैं कि हमने 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, तुम मानते नहीं हो, ये नहीं करती है, 6 गिरा दिया, 7 गिरा दिया, जो भी है। कारगिल में, और मैं वहाँ था कारगिल में, उन्होंने अपने जो डेड सोल्जर्स थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे सोल्जर्स नहीं है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको नैरेटिव वॉर की, और हमने उनको डिग्निफाइड ब्यूरियल दिया विद कंप्लीट रिलीजियस जो सेरेमनी वो करके, ठीक। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे सोल्जर्स ही नहीं है। उनके आई कार्ड हमारे पास थे, सब कुछ था, और तब डीजीएमओ थे जनरल वेज, हमारे पुराने चीफ है अभी, वो गए वहाँ पर, उनके डीजीएमओ थे, उसने मना कर दिया लेने से, कहते हमारे सोल्जर्स ही नहीं है। हम कह रहे हैं वो 5 एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने सोल्जर्स लेने से मना कर दिया। Could we have done this as a narrative war? I'm just giving example, small example, कि तुम हमें बता रहे हो यार, तुम हमें सिखा रहे हो कि हम नहीं ओन कर रहे, क्यों नहीं ओन कर रहे? There's a time for everything. तुमने तो 15 साल लगा दिए उसको ओन करने के लिए कि वो हमारे सोल्जर्स थे। तो a small example of a narrative war, we could have gone on offensive. बट सर आप एक बात बताइए, जैसे अमेरिका ने नेगोशिएशन से अटैक 48 आवर्स में सब कुछ चेंज कर दिया, राइट, एंड लिटरली द हेड ऑफ स्टेट को किल कर दिया, खमीनी को। अब यूएन का कोई रोल ही नहीं बचा यहाँ पे। इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी लॉ, कुछ चीज़ होती है ना, एक जो एक फॉलो करना चाहिए, एक प्रोटोकॉल तो होता है ना, कि हम बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अगर अमेरिका ईरान के साथ ही कर सकता है, अमेरिका किसी के साथ भी कर सकता है, आपको लगता है? क्या अमेरिका के पास इतनी पावर है? देखिए, पावर तो है उनके पास, मैंने जैसे पहले बताया 70 कंट्री बेसिस उनकी रीच है। और एक बड़ा अच्छा ट्वीट आया था जो कहता था कि यूएस हैज अटैक्ड ईरान क्योंकि नेगोशिएशन में ब्रेक थ्रू हो रहा था, नॉट बिकॉज नेगोशिएशन फेल्ड। नॉर्मली नेगोशिएशन फेल होते हैं तब आप गो टू वॉर, वॉर इज पॉलिटिक्स बाय द मींस, राइट, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा ट्वीट था कि नेगोशिएशन ब्रेक थ्रू हो गया था, इसलिए यूएस वेंट टू वॉर। ऑफ कोर्स दे डिडंट वांट पीस, वाओ, ठीक। सो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, एंड आई डू थिंक मतलब बिकॉज नेगोशिएशन ब्रेक थ्रू हो गया था, ये तो सभी बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट, इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट, बिल्कुल, बिकॉज दे डिडंट वांट द नेगोशिएशन टू गो थ्रू, क्योंकि उनको ये इवेंचुअली चाहिए था, उनको इवेंचुअली रिजीम चेंज चाहिए वहाँ पर, ठीक है। उनको ऑयल पे कंट्रोल चाहिए। देखिए, ऑयल पे कंट्रोल वेनेजुएला का था और वेस्ट एशिया का है, अभी दोनों कंट्रोल उनके पास आ गए, एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑयल इज यूएस इटसेल्फ, बाकी बचा रशिया। बट ये इतनी कंट्रीज़ हैं, रशिया है, चाइना है, ये अलाउ कैसे कर देते हैं यूएस को ये सब करने के लिए? वेनेजुएला के ऊपर उसने किया तो कोई नहीं कुछ बोला, इवन रशिया ने भी कुछ नहीं बोला, चाइना ने कुछ नहीं बोला। इतनी कुछ तो पावर होगी इनमें कि हम काउंटर करें यूएस को, कि आप ऐसे कैसे किसी के ऊपर भी कंट्रोल ले सकते हो। इवन ग्रीनलैंड के ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल लेने की कोशिश की, क्यूबा के ऊपर भी उन्होंने, हाँ। तो हाउ एंड लाइक
इतना कितना होल्ड है कि कुछ भी करें और कोई कुछ नहीं कर सकता? देखिए ऐसा है, आपकी जो वर्ल्ड में स्टैंडिंग है ना, वो 4-5 चीज़ों डिपेंड करती है। वन इज़ योर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड इज़ योर ज्योग्राफी, योर ज्योग्राफिक लोकेशन, ज्योग्राफी इज डिसाइड डेस्टिनी। तो यूएस की ज्योग्राफी उनके पास है, नेशनल इंटरेस्ट उनके। तीसरी चीज़ जो है इकोनॉमिक पावर, और चौथी चीज़ जो है मिलिट्री पावर। अब यूएसए को देखिए, और अभी पांचवी चीज़ जो मैं वही बोलूँगा जो पहले नहीं थी, वो टेक्नोलॉजिकल पावर है। अब यूएसए को देखिए, नेशनल इंटरेस्ट उनके अपने हो गए, ज्योग्राफी उनके साथ है, दे कंट्रोल एवरीथिंग, इकोनॉमिक पावर उनके साथ है, मिलिट्री पावर है, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री, ठीक, एंड टेक्नोलॉजिकली दे आर बेटर देन एनीवन एल्स। तो दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू। माइट इज राइट की बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर उनको कल को कहीं भी अगर उनको रिजीम उनको चेंज करनी है, पहली बार थोड़ी किया उन्होंने, लीबिया में किया, सीरिया में किया, इराक में किया, कहाँ नहीं किया उन्होंने, अफगानिस्तान में किया, अफगानिस्तान करने की कोशिश करी उससे, ठीक है। तो और जहाँ पर भी उन्होंने गए, अगर आज सीरिया को देखिए, लीबिया को देखिए, इराक को देखिए, दे हैव लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड दे हैव लेफ्ट अ वॉइड, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होगी वहाँ पर। अफगानिस्तान ऑल्सो इज कमिंग अप। अभी मैं तो ये सोचता हूँ जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान की जो हुआ है अभी थोड़ा सा जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट इज ऑल्सो इंजीनियर्ड, that is engineered for the West Asia crisis, because the airspace was closed by Pakistan, no time issue करा उन्होंने, they wanted to give the airspace for the Americans। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने ओपनली दे वर विद ईरान, उन्होंने स्टेटमेंट दी उनके प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है। उनके यहाँ दंगे भी हुए, 21 लोग मारे गए जब यूएसए पर उन्होंने वो करा, स्कार्डू में हुए। तो लेकिन मेरे ख्याल से समवेयर देयर इज अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान में की एयर स्पेस अगर उनको चाहिए यूएस को, क्योंकि जो ईस्टर्न ईरान है दैट इज बॉर्डरिंग पाकिस्तान। अभी पूरा लड़ाई वेस्ट में चल रही है, अगर ईस्ट से आना पड़ा उनको तो ईरान बिल्कुल दिल भी नो कवर फॉर दैट। सो देयर इज आई थिंक अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के साथ। ऐसे थोड़ी पाकिस्तान के उनको प्राइम मिनिस्टर को और उनके फील्ड मार्शल को बुला के उन्होंने लंच दिया है। यूएस में तो अगर आप जाएं आपको एक कप कॉफ़ी फ्री नहीं मिलती है, दे नो फ्री लंचेस। या इंटरेस्टिंग। बट आपने बोला सर जिसकी लाठी उसकी भैंस, इंडिया की लाठी किसके पास है? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया वेपन्स इसराइल से खरीदता है, ऑयल ईरान से खरीदता है, चाइना के साथ ट्रेड करता है और अमेरिका को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बोलता है। लेकिन रियलिटी में इंडिया है किसकी तरफ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए इंडिया अपनी तरफ है और हमें अपनी तरफ होना चाहिए। बट ये तो सारे नेशन ही होंगे ना अपनी अपनी तरफ, सब सोचते होंगे इस बारे सब में। सोचते तो हैं, लेकिन अभी एक टाइम आ गया है जब मैं जैसे बोल रहा हूँ, वी आर रीजन पावर दो, वी आर रिस्पॉन्सिबल नेशन, ठीक है। वी आर रिस्पेक्टेड बाय द वर्ल्ड, वी आर रिस्पेक्टेड पावर है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वो अलग बात है, हमारे नेबरहुड में हमारा काफ़ी क्योस चलता रहता है। और मैं ये सोचता हूँ कि जो इंडिया को भी लाठी चाहिए, एक साइड लेनी पड़ेगी ऐसा? हाँ, एक साइड नहीं लेनी पड़ेगी। साइड क्यों लेंगे हम? हाँ। हम सबकी साइड लेंगे और सबसे सब कुछ लेंगे। रशिया से हम ऑयल भी लेंगे, रशिया से वेपन्स भी। देखिए 60% हमारा मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से आता है अभी भी, ठीक है। जो हमको चाहिए, मतलब वी आर द बिगेस्ट मार्केट, सबको चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिसको इंडिया की मार्केट नहीं चाहिए, चाहे वो डिफेंस मार्केट है, चाहे इकॉनमी है, चाहे नेम एनी मार्केट, चाहे वो KFC है, मैकडोनल्ड है, जो भी, उसको इंडिया की मार्केट चाहिए भी। जितनी सेल हमारे पास है कहीं नहीं है, ठीक है। तो वी हैव टू नो से कि ये हमारा इंटरेस्ट है और ये हमको चाहिए। मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी यूएस ने बोला कि 30 डेज तक हम आपको वेवर देते हैं, रशिया वेवर। मुझे बुरा लगा एज एन इंडियन। बट ऐसा स्टेटमेंट दे कैसे सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते स्कॉट बेसेंट ने स्टेटमेंट दी है, यूएस इकोनॉमिक सेक्रेटरी जो है। बिल्कुल, उसने दिया स्टेटमेंट ये, तो मुझे अच्छा नहीं लगा एज एन इंडियन। यहाँ भी तो फिर हम नैरेटिव में फील हो रहे हैं। हर्ट्स में प्राइड, ऑनेस्टली इट हर्ट्स में प्राइड ना एज एन इंडियन। वी आर वेरी प्राउड पीपल। ये तो 400 साल पुराने हैं, हम तो हज़ारों साल पुराने हैं, ठीक है ना। और वो भी दिल्ली में आके बोला सर ये, तो फिर मतलब इट हर्ट्स, ठीक है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई शक नहीं है हमको, लेकिन हम वो करेंगे जो हमारे हित में होगा, जो हमारे लोगों के हित में होगा, वो करेंगे। तो अगर करना भी था टू गो ओपनली, दे टेलिंग इंडिया नाउ, दे सिग्नलिंग टू इंडिया कि देखो आप हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है। हमारे वाइटल नेशनल इंटरेस्ट में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। दैट्स अ नेशनल इंटरेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, वाइटल वाले, आई एम नॉट टॉकिंग द अदर्स। तो उसमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारी, फिर इसका मतलब वो क्वेश्चन कर रहे हैं ना। उनके एम्बेसडर ने जुलाई 24 में बोला भी था कि देयर इज नो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो वी हैव टू वेक अप, वी हैव टू बिकम आत्मनिर्भर इन डिफेंस। हाउ डू वी चैलेंज दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट? अगर ऐसे स्टेटमेंट करते हैं तो वही तो कह रहा हूँ, हर एक चीज़ का एक समय होता है। देयर इज अ वेकअप कॉल फॉर अस। अगर हम अब नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। हमको वेकअप होना चाहिए कि हम पहले भी यूएस रशिया लेते रहे ऑयल, ठीक है, करते रहे हैं। हमको अभी वेकअप कॉल है हमारे लिए, अभी हमको वेकअप होना पड़ेगा कि अच्छा कॉल है ये, अभी टाइमली कॉल है हमारे पास। अभी हमें अपनी कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी हर एक चीज़ में, और हमें वो करना पड़ेगा जो हमें सूट करता है, जो हमारे लिए हमारे हित में है। बट सर बिगर क्वेश्चन ये है कि इज इंडिया सेफ?
क्योंकि इतनी कंट्रीज पे अटैक हो रहा है, कभी कभी कुछ मतलब हम देख रहे हैं ना 48 घंटे में जब एक नेगोशिएशन से अटैक का स्टांस बन गया और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, ऐसा तो कभी भी इंडिया के साथ भी हो सकता है। इमीडिएटली कोई कुछ आके अटैक कर दिया, कुछ ट्राई करे करने का। इंडिया की रियलिटी क्या है? इज इंडिया सेफ राइट नाउ? इंडिया के साथ नहीं हो सकता। मैं हाँ। मैं बता दूँ क्यों नहीं बोल। इंडिया टुडे इज द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी, पीपीपी टर्म्स में फोर्थ लार्जेस्ट अदरवाइज। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी। इट इज द लार्जेस्ट वॉलंटरी आर्मी इन द वर्ल्ड। चाइना इज द लार्जेस्ट आर्मी, बट वॉलंटरी आर्मी हमारी है। चाइना में कंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट नेवी, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, एंड वी सिट ऑन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन हमारा है भाई, ठीक है। एंड वी हैव अ पॉपुलेशन 1.44। वी आर अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मतलब वी मे बी 28 स्टेट्स, वी बी 640 लैंग्वेजेस, 8,000 डायलेक्ट्स, बट वी आर वन पीपल। सो दैट इज आवर स्ट्रेंथ। और जब नीड आती है हम सब एक साथ हो जाते हैं। सो आई थिंक इंडिया इज But टू बिग, this- इंडिया इज टू बिग फॉर एनीवन टू टेक अस फॉर ग्रांटेड कि हम सेफ नहीं हैं। हम सेफ हैं। वी हैव आवर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हमारे, ऐसी बात नहीं। सिक्योरिटी चैलेंज बहुत सारे हैं हमारे। चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। अभी सिक्योरिटी चैलेंज हमारा, नई गवर्नमेंट ये देखो क्या करती है। बट दैट डज नॉट मीन वी कांट हैंडल इट। 47 से आज तक हमने हैंडल किया है। इंसर्जेंसीज हैंडल करी है, टेररिज्म हैंडल करी है, वॉर्स हुई हैं वो हैंडल करी। 62 वॉर जहाँ पर हम सब बोलते हैं कि इंडिया लॉस्ट वेरी बैडली, एंड वी डिड लूज बैडली। उसमें अगर आप देखें तो जो टाइम मैगजीन थी उस टाइम की, उन्होंने जब आर्टिकल लिखा था, कैप्शन वॉज द इंडियन आर्मी लैक्स एवरीथिंग एक्सेप्ट करेज। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। हाँ। तो हमारे कुछ नहीं था, हमारे पास वेपन्स नहीं थे, हमारे पास क्लोथिंग नहीं थी, हमारा वेरवितौल नहीं था, बट वी डिडंट लैक करेज। 120 बहादुर मूवी आई है, देखिए आप उसको। बट मैं अभी भी, आपने इंडियन ओशन की बात की सर कि इंडियन ओशन हमारा है। इस पे भी एक बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं कि अगर इंडियन ओशन हमारा है तो यूएस सबमरीन ने कैसे हमारे ओशन की टेरिटरी में रह के ईरान के शिप को अटैक किया और पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए ओशंस जो है वो कॉमन है एज पर द लॉ, ठीक है। वो अलग बात है यूएस अपनी लॉ बनाता है, अपने करता है, ठीक। बट एज पर द लॉ इट इज ओपन, एंड एज पर द लॉ इफ टू कंट्रीज एट वॉर, दे आर एट वॉर इन ऑल डोमेन्स, ठीक है। तो ये जो हुआ है, इंडिया कांट बी ब्लेम्ड फॉर दिस। वो इंडियन शोर से गई थी, ये कोचिंग में भी शिप आई है, हमने उसको शेल्टर दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंडिया कांट बी ब्लेम्ड बिकॉज वी हैड नो डायरेक्ट, वी हैड नो क्या कहते हैं कि वी हैड नो ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट दैट शिप वंस इट्स लेफ्ट द इंडियन शोर्स। हाँ जी। तो वो तो इंटरनेशनल वाटर में हुआ है। इंटरनेशनल वाटर में तो कहीं भी हो सकता है कुछ भी, बिटवीन यूएस एंड ईरान, इजराइल एंड ईरान, क्योंकि दे आर एट वॉर विद ईच अदर। तो वी कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड फॉर इंडिया चैलेंज जो है, कंसर्न जो अभी है, स्ट्रेटेजिक कंसर्न, वो है कि इंडियन ओशन मिलिटराइज हो गया है अभी। नॉट ओनली यूएस, बाकी भी, चाइना भी है वहाँ पर इंग्लैंड की शिप्स भी आ गई हैं, फ्रांस की शिप्स भी आ गई हैं, बिकॉज ऑफ ईरान सिचुएशन। हाँ, तो वो तो हमारा बैकयार्ड है, हमारी प्रॉक्सिमिटी है उसमें, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन जाता है वो। तो मिलिटराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन इज स्ट्रेटेजिक कंसर्न, सो वी विल हैव टू डोमिनेट दैट। तो वी हैव टू लुक अभी तो हमारा मेन फोकस जो है हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे है। अभी हमारी जो इंटीग्रिटी ऑफ आवर कोस्ट लाइन, वी गॉट 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन। हमारी ईज रेट देखिए आप, लगा लीजिए, और उसके रिसोर्सेज देखिए, तो उसकी प्रोटेक्शन भी हमारी अभी जरूरी हो गई है। तो इंडियन ओशन बहुत बुरी तरह घिरा हुआ है। तो मेरा ये कहने का मतलब था। एक बात बताइए सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ DGMO, इसराइल को अगर हम देखें ना तो इसराइल प्रॉक्सीज भी फाइट करता है। ईरान की जितनी प्रॉक्सीज, हमने थोड़ा सा टच बेस भी किया उस बात पे, और सबको एक साथ अटैक करता है और इनफैक्ट जीत भी रहा है काफ़ी हद तक, राइट। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान है और चाइना है। इसराइल के पास ऐसा क्या है कि वो इतना कुछ एक साथ हैंडल कर पाते हैं? व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम इसराइल व्हेन इट कम्स टू वॉर? देयर इज अ डिफरेंस। इसराइल जो है हैज़ गॉट द फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल बैकिंग, उनकी पॉपुलेशन कम है, एंड दे स्टिल, उनकी जो बिलीफ है कि पूरी जो हमारे नेबर्स हैं, दे वांट टू एनिलेट इसराइल, ठीक है। इट्स अ कल्चरल वॉर विद देम। देखिए इसराइल में दे वर सेटल्ड आउट देयर आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, धीरे धीरे वहाँ से उन्होंने, उनका सर्वाइवल है, ठीक है। अभी इसराइल क्या कर रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है। इसराइल जो है इट इज़ डिवाइड एंड कॉन्कर। अभी उसने, आप देखिए, ईरान को और जीसीसी को डिवाइड कर दिया, क्योंकि ईरान हैज अटैक्ड ऑल द 8 कंट्रीज ऑफ देयर, तो उसको डिवाइड कर दिया, नॉट डिवाइड एंड कॉन्कर। इसराइल की सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल ने कभी वर्ल्ड के रूल्स को माने नहीं है कभी भी, और सब इसराइल के साथ है, बिकॉज आई थिंक वी आर वेरी अनफेयर टू द ज्यूज इन
ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने जो किया, तो दे स्टिल प्ले ऑन दैट इमोशन एंड द पीपल आर टोल्ड कि अगर आप नहीं करोगे तो यूल गेट, मतलब यूल बी एनिहिलेटेड, राइटली सो। ठीक है, हमारा सर्वाइवल नहीं है, हमारा सर्वाइवल नहीं है वो। बट मिलिट्री वी हैव लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट, वी हैव लर्न फ्रॉम दैट, इट्स नॉट दैट हमने लर्न किया। मैं आपको एक छोटा चुटकुला मतलब एनेक्डोट सुनाता हूँ। हाँ। ठीक है, यू नो इसराइल टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा है, तो इसराइल का भी इन्फिल्ट्रेशन होती है जैसे हमारे यहाँ होती है लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में डिप्लॉयड था वहाँ पर, विच इज़ नोन एज रजौरी पुंछ सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का था, मेरी जिम्मेवारी थी वो। तो इसराइली डिफेंस फोर्सेज का चीफ आ रहा था, तो वहाँ पर एक हमारी पोस्ट है, इसमें टूरिस्ट पोस्ट कहते हैं, जहाँ पर सब ले जाते हैं अपने बाहर से जो आते हैं, वो भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट में ले जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से सब कुछ दिखता है, पाकिस्तान बॉर्डर दिखता है। बॉर्डर पे है। तो जब चीफ आया इसराइल डिफेंस फोर्सेज का, तो मैं उसको वहाँ होस्ट कर रहा था, उसको लेके ब्रीफिंग के लिए। तो मैंने उससे पूछा, जी ये आप बताइए कि आप कैसे करते हैं, बिकॉज यू हैव द बेस्ट काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मेथडोलॉजी। तो ही टोल्ड मी दैट दे आर 7 लेयर्स, हाईली टेक्निकल, और पूरे सेंसर लगे हुए हैं, इवन द वेपन विल पॉइंट टुवर्ड्स द मूवमेंट, द ओनली थिंग दैट डिसीजन अ मैन हैज टू टेक इज टू फायर नॉट टू फायर। ठीक है, मतलब हाई टेक बिल्कुल, वो अच्छी बात है। तो उनका ट्रेनिंग अलग है, हमारा ट्रेनिंग अलग है। तो फिर हमने उनको बताया कि हम कैसे करते हैं, क्योंकि हम वहीं खड़े थे, वहाँ पर हमारी फेंस है, उसमें दिखाया हमारे डॉग्स कैसे करते हैं, हमारे पेट्रोल कैसे करते हैं, हमारे जवान कैसे करते हैं, पूरा दिखाया। तो जब गाड़ी में बैठे हेलीपैड पे जाने के हेलीकॉप्टर में आए थे वो, तो उनकी वाइफ भी साथ थी, तो मैं ड्राइव कर रहा था। तो वो कहते हैं, डार्लिंग आई नीड टू रेप्लिकेट दिस इन इजराइल। ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, और अभी देखिए क्या हुआ, उनके इन्फिल्ट्रेशन हुई, उनको पता नहीं लगा, 7 अक्टूबर को आ गए। हाँ। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी नॉट एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी इज एन एड। हमको बहुत कुछ सीखना है इसराइल से, बट इसराइल को हमें अपना जो स्ट्रेंथ है वो नहीं भूलनी है साथ में। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वेपन्स लीजिए, खुद डेवलप करिए, बट क्रिटिकल वेपन्स लीजिए, सब कुछ मत लीजिए, भी आत्मनिर्भर, कम से काम चलाओ, बट अपने होना चाहिए। मेरी लाठी है। बट आत्मनिर्भरता के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर हमारे सारा कुछ ही घूम फिर के बाहर से आता है, सारी टेक्नोलॉजी, सारे फाइटर नहीं, क्राफ्ट्स, हाँ ऐसा है कि अभी मेजॉरिटी तो, एटलीस्ट। हाँ अभी तो 60% आ रहा है बाहर से, 40% अपना है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो 70% टू 75% जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो लो टू मीडियम टेक्नोलॉजीज है। आपके जैसे लोग हैं टेक्निकल, क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते हैं, मुझे बताइए। इतना पोटेंशियल हमारी कंट्री में, पूरी दुनिया को जाके हम बताते हैं, उनके पूरे जो वर्ल्ड के जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं। ठीक है, व्हाई डोंट वी हैव अ सिस्टम दैट वी मेक देम, यू नो, गिव देम द वेयरविथॉल, और इंडिया में क्यों नहीं करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ एक रीज़न है सर, क्योंकि मैं जब ये पढ़ रहा था ना इसके बारे में, तो मैंने एक चीज़ देखी, इंडिया में सब्सिडीज़ जो हम अपनी कंट्री में देते हैं वो एक्चुअली में ज़्यादा है कंपेयर टू द बजट दैट वी स्पेंड ऑन द डिफेंस। मतलब 3 लाख करोड़ तो हम अनियंस को सब्सिडाइज करने में लगा देते हैं। सो इससे ना मेरे को थोड़ी प्रायोरिटी का एक प्रॉब्लम लगता है कि यार प्रायोरिटी इज गेटिंग वोट्स देन वरिंग अबाउट द डिफेंस। ये ट्रू है कुछ सेंस में? नहीं, हमारी स्ट्रेंथ जो डेमोक्रेसी है, हमारी वीकनेस भी डेमोक्रेसी है, क्योंकि मुझे इलेक्शन जीतना है तो वोट्स चाहिए। तो वोट चाहिए। वोट्स अभी के लिए हमारे सब्सिडीज देनी पड़ेगी। लोगों में भर दिया है कि मुझे जो मुझे ज़्यादा फ्री देगा मैं उसको वोट दूंगा। तो ये तो गलत है ना। देयर हैज़ टू, यू नो, देयर हैज़ टू बी सम लॉ, सम रूल। अभी देखिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए देयर इज नो क्राइटेरिया, 25 साल उम्र होनी चाहिए सिर्फ। एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एजुकेशन का है, अगर आपको एक चपरासी की नौकरी कहीं चाहिए तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, राइट? हर एक चीज़ पुलिस वेरिफिकेशन। आपको एडमिशन चाहिए, आप IT से हैं, एडमिशन तो भी पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन आपको इलेक्शन खड़ा होना है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। आपके केसेस हैं, चले फर्स्ट क्लास है, और भी अच्छा है फिर और भी अच्छा है बल्कि। तो ये तो चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो ये थोड़ा सा हमारे, यू नो, वी हैव टू लुक एट द स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अगर हमने मतलब अपने लोगों को ठीक तरह देखना है, सब्सिडीज वगैरह तो मेरे ख्याल से बंद होनी चाहिए। बट हमारी डेमोक्रेसी जो है, इलेक्शन जो हमारे जो सिस्टम है उसमें हो नहीं सकती। जब सिस्टम चेंज करें, कोई हार्ड डिसीजन लें, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट हार्ड डिसीजन ले सकती है। बट सर एक बात बताओ, एकदम से अचानक से गल्फ कंट्रीज़ पे अटैक हुआ, अब उनका डिफेंस भी तो, वो तो इतने डेवलप्ड है कंपेयर टू इंडिया। अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ ऑल्सो रेडी, तो दुबई, कतर, ये सब रेडी नहीं थे। इन तक मिसाइल्स कैसे पहुंच गई, बुर्ज खलीफा तक? नहीं, ये तो कहाँ से रेडी थे? दे आर अंडर द सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ US। ऐसे कैसे? US ने सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे रखा उनको। अभी देखिए, ईरान ने प्रूव कर दिया कि तुम्हारा सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो वल्नरेबल है अटैक करके। उसने क्या अटैक किया? US बेस पे अटैक किया। एक आध इधर गिरा, जैसे ईरान में भी तो गिरा है स्कूल पे, हाँ। ठीक है ना। सो कोलेटरल डैमेज तो होगा। लेकिन वन थिंग विच हैज स्टूड आउट इज द सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो US बोलता है, इट इज वल्नरेबल। आई कैन पेनिट्रेट दैट। ड्रोन्स हैं इनके पास, शायद ड्रोन्स हैं, 10-15 हज़ार डॉलर में ड्रोन बनता है। उसको मार, उसकी जो किल चेन है जो उसको मारने के लिए है, वो $50,000 का है। हाँ। तो कैसे अफोर्ड करेंगे, कितना अफोर्ड करेंगे?
ठीक है, एंड दे गॉट समथिंग लाइक 8,000 9,000 ड्रोन्स विद देम एंड दे आर प्रोड्यूसिंग ड्रोन्स हाँ, इनफैक्ट दे सप्लाई टू, बाय द आवर। हाँ, वो तो रशिया को भी सप्लाई करते हैं रशिया drones। सप्लाई, तो दे आर प्रोड्यूसिंग बाय द आवर। इसमें इस पूरी गेम में देखिए सबसे स्मार्ट टर्की निकला है। और तुर्की बोलो या टर्की बोलो, जो मर्जी बोलो आप उसको, ड्रोन्स का सप्लायर। ड्रोन्स का सप्लायर भी है, एंड ही इज केप्ट अवे फ्रॉम द वॉर आल्सो, एंड ही इज मेंबर ऑफ नेटो आल्सो, बिकॉज ही इज लुकिंग आफ्टर इंटरेस्ट। कोर्स उसके पास है, और ज़्यादा हो गई प्रॉब्लम तो उसके स्टेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बड़ा सा बड़ा पजल है, देयर इज नो क्लियर कट आंसर्स। तो ये जीसीसी में जो हुआ, अटैक हुआ, इससे क्या ऑर्डर चेंज होता है? देखिए अभी जो इन्वेस्टमेंट्स थी पूरी, हाँ, उसमें फ़र्क पड़ेगा। दुबई में जो दुबई इन्वेस्टमेंट्स में हो रही हैं। अभी आज के पेपर में देख लीजिए, इंडियंस ने जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो हैं रियल स्टेट के दुबई में, इंडियंस हैं। तो अभी उन्होंने मनी विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, क्यों अभी तक वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला में थे। यूएस ने बोला कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, हाँ, तुमने जो करना है करो। तो उन्होंने पैसा निकाला अपना, पूरा यूएसए में डाल दिया, पैसा निकाल के दे डेवलप्ड इट एंड दे मेड द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, अट्रैक्टेड टूरिज्म। तो ऑयल तो था ही इनके पास। अभी ऑयल की और इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर मैं बताऊँ आपको छोटी सी। जो ऑयल है ना, मैक्सिमम ऑयल जो है वो शिया डोमिनेटेड एरियाज में है, वो जो पाइपलाइन है वो सुन्नी डोमिनेटेड एरियाज में है। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो इवन सऊदी अरेबिया 70% ऑफ द ऑयल इज इन शिया डोमिनेटेड, दो शियाज ओनली 10 to 12%। तो उनके आपस में भी उनके फ्रिक्शंस हैं, ये नहीं कि उनके फ्रिक्शंस नहीं है, वहाँ भी फ्रिक्शंस हैं। तो यूएस अभी तक तो सब कुछ मतलब स्टेट का था कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा, तो सब कुछ कर रहे थे। एवरीवन वाज हैप्पी आउट देयर बिकॉज जो रूलर्स थे, अमीर्स थे, जो किंग्स थे, दे वर प्रोवाइडिंग फॉर द पीपल। एंड 9 मिलियन इंडियंस काम कर रहे हैं वहाँ पर। $46 बिलियन वापस इंडिया में आता है रेमिटेंस। रेमिटेंस। ये बंद हो जाएगा अभी, तो प्रॉब्लम्स तो है इंडिया को। हाँ, लेकिन जो यूएस ने जो उनको सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया था वो सस्पेक्ट हो गया अभी। अब यहाँ पे किस किस कंट्री का फ़ायदा हो सकता है? यूएस का फायदा होगा, यूएस का ही फ़ायदा होगा। यूएस की सिक्योरिटी वल्नरेबल है, उससे फ़ायदा भी यूएस को ही होगा। क्योंकि वो यूएस से वापस लेंगे। वापस के लिए कहाँ जाएंगे वो? और भी तो कंट्रीज़ हैं, रशिया है, चाइना है, जाएंगे यूएस के पास, जाएंगे यूएस के पास। उनका पैसा यूएस में। तो रशिया चाइना से तो नहीं घूम लेंगे। फिर के तो यूएस को हर तरीके से ही फ़ायदा हो रहा है। मैंने बोला मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनका, वो ड्राइव करता है यूएस पॉलिसी। मतलब वीकनेस में भी फ़ायदा ही है उनका। भाई आप जब इतने बड़े हो जाते हो, जैसे इंडियन बॉलीवुड मूवी नहीं आता, हाँ, उसको हर चीज़ से फायदा नजर आता है। तो वो वाली बात यहाँ पर हो गई है। और ऑप्टिक्स को कैसे देखते हैं आप सर? अभी जैसे इस पे भी बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे ही ईरान पे अटैक हुआ उससे 2 दिन पहले हमारे पीएम मोदी सर वो इसराइल की विजिट पे थे। एंड सब लोगों ने ये बोला शायद ये ऑप्टिक्स ऐसे थे जो फेवरेबल नहीं रहे इंडिया के कंडीशन में, कि आप उनके साथ हो, ऑयल ईरान से ख़रीदते हो, वेपन्स इसराइल से ख़रीदते हो, एक तरफ से आप ईरान को सपोर्ट भी करते हो कि हाँ ईरान हमारे साथी है या हम ईरान के साथ हैं, बट इवेंचुअली अटैक होता है, उसके बाद कोई स्टेटमेंट भी नहीं आती काफ़ी टाइम तक। और ऑप्टिक्स ऐसे नज़र आ रहे थे कि जैसे हमें ऑलरेडी पता था कि ये अटैक होने वाला है। ये बड़ा पजल है, मतलब इसको काफ़ी मतलब सोचना चाहिए कि ये कैसे हुआ। अब देखिए, हमें ईरान के साथ डायरेक्ट इंटरेस्ट है हमारी। चाबर पोर्ट है, $100 बिलियन ने वहाँ बिलियन डॉलर खर्च कर रखे हैं। चाबर से हमारी एंट्री मिलती है सेंट्रल एशियन रीजन को, अदरवाइज हमारी एंट्री नहीं है सेंट्रल एशियन रीजन में, ठीक है। और हम वहाँ पर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं वॉर से 2 दिन पहले, 26 को वापस आए हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये बड़ा सा पजल है कि हमको पता नहीं था, तो मानने को तैयार नहीं हुए। देखिए उनकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी, यूएसएस लिंकन वहाँ पर था, यूएसएस फोर्ड वहाँ पर थी, और सबको पता था इन्होंने इतना सारा डिप्लॉयमेंट कर दिया है। और जो यूरोप कमांड से सेंट्रल कमांड में इनको एयरक्राफ्ट शिफ्ट करे, सबको शिफ्ट करा, बेसिस करे, तैयारी करी। तो ये तो नहीं हो सकता कि वे ब्लाइंड टू इट। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हमको वी हैव टू प्ले इट बोथ वेज। हमको जहाँ मिलता है हमको वी हैव टू बी एम्बिगुअस इन आवर स्टेटमेंट्स। वाई शुड नॉट बी? अगर हम ईरान से फ़ायदा हम ईरान के साथ हैं, हम जीसी से जीसी के साथ हैं, इसराइल से इसराइल के साथ हैं, यूएस से यूएसए के साथ हैं। ये वीकनेस भी तो कह सकते हैं कि वीकनेस भी हो सकती है कि हम स्टैंड इन ले रहे किसी के साथ। हम क्यों स्टैंड लें? हाँ, माई स्टैंड इज माई इंटरेस्ट। जो मुझे मतलब हम हमेशा से मॉरल एथिक्स में फंस जाते हैं, मॉरलिटी में फंस जाते हैं। देयर इज नो मॉरलिटी इन वर्ल्ड ऑर्डर, प्लीज। कोई मॉरलिटी नहीं है। अपने अपना देखो। हाँ बिल्कुल, दैट इज द वर्ल्ड कि आई हैव टू लुक आफ्टर माई नेशनल इंटरेस्ट, माई पीपल। अब चाइना को देखिए, शी जिनपिंग अक्टूबर ऑफ 2019 महाबलीपुरम में सब कुछ करके गया, और अप्रैल 2020 में जो उसने करा, गलवान एंड ऑल। हाँ, पाकिस्तान को देखिए, दैट वाज अ वेरी गुड मूव बाय द प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड मूव। ही वेंट टू पाकिस्तान ऑन हिज वे बैक फ्रॉम दिस थिंग। उसके बर्थडे था मतलब नवाज शरीफ का, उसके पोती की जो भी था शादी वादी थी, एंगेजमेंट थी। दैट वाज ऑन 25 दिसंबर 2015। 1 जनवरी 2016 में पठानकोट अटैक हो गया। तो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वी हैव टू डीलिंग फ्रॉम आवरसेल्व्स कि हम सबके साथ हैं जी, हम तो बिग कंट्री हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं। और हम रशिया से वेपन लेने, रशिया वाले रशिया के साथ हैं, हमको यूएसए टेक्नोलॉजी यूएसए के साथ है, क्रिटिकल इक्विपमेंट हमने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इसराइल के साथ हैं, ऑयल चाहिए ईरान से तो ईरान के साथ है।
और अगर हम सर वर्ल्ड ऑर्डर में एक्सेस की बात देखते हैं, मैं ना 2 एक्सेस देख मैं रहा हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात कर रहा हूँ हाँ वैसे, हाँ हाँ बट प्रैग्मेटिक बात है ये। हाँ। अगर आप देखें तो यू सी वेयर यू हैव टू विन, पीरियड। जहाँ मैं विन करूंगा वहाँ मुझे देखना है, जहाँ मेरे इंडिया हैज टू विन, एंड इंडिया इज अ बिग कंट्री टुडे, जैसे यूएसए करता है ना, उसको हर किसी एक की के फिक्र साथ। नहीं है, हाँ, किसी को फिक्र नहीं उसकी। बट यूएसए कैन डू दैट। व्हाई कांट वी डू इट, राइट? हमारे हम पास छोटे उतनी थोड़ी, हम बहुत बड़े हैं। स्ट्रेंथ नहीं है ना, हम पर स्टार्ट इकोनॉमी बिलीविंग सपोर्ट नहीं करती। ना, इकोनॉमी है हमारा, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। क्या इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करते बताइए? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की, ठीक है। वन ऑफ दोस डेज जब हमारी इकोनॉमी सपोर्ट करती थी, आई एग्री सर, एवरीवन वांट्स अस। बट अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में जितना पैसा बजट पे जाना चाहिए उससे ज़्यादा तो हम सब्सिडी पे लगा रहे हैं, तो वही कैसे तो होगा? आपने बिल्कुल ठीक बोला, आपने 100% ठीक बोला, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारी मार्केट्स तो है ना, उसके बावजूद हमारी मार्केट्स तो हैं, हर को हमारी मार्केट चाहिए। ऐसे थोड़ी टैरिफ रिड्यूस कर दिया है ट्रम्प ने, कोई तो कारण होगा उसका भी। दे वर फीलिंग द पिंच। अभी वॉलमार्ट स्टोर्स खाली पड़े हुए थे यूएस में, काफ़ी सारी महंगाई बढ़ गई वहाँ पर। राइट, क्योंकि इंडियंस ही तो है वहाँ पे लेने वाले। हाँ, लेने वाले भी हैं और देने वाले वाले भी भी हैं, इंडियंस supply। हैं। हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। बट सर मुझे एक एक्सेस, मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ इस टाइम पे डिवाइड होते हुए। एक तो मैं देख रहा हूँ कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान और रशिया का तो एक मुझे पिलर दिख रहा है बनता हुआ। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ यूएस, इजराइल, वेस्ट का एक पिलर, जिसमें शायद इंडिया भी साथ में है थोड़ा थोड़ा, इफ नॉट दैट मच, क्योंकि इंडिया इजराइल का जो विजिट हुआ एक साथ, वो काफ़ी ऑप्टिक्स उस डायरेक्शन में लेके जाता है हमें, ईरान की तरफ तो नहीं लेके जाता है एटलीस्ट। तो आपको लगता है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ये 2 एक्सिस पिलर्स बनते आ रहे हैं एक दूसरे के सामने? हाँ बिल्कुल, देयर वाज मतलब जो जिसको हम कहते हैं चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान का एक बन रहा था। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट है स्ट्रेटजिकली, वो यूएसए के साथ भी, चाइना के साथ भी है, रशिया से भी इक्विपमेंट लेता है वो ईरान के साथ भी है और अफगानिस्तान के साथ भी है। बट पाकिस्तान के कोई आर्म ट्विस्ट क्यों नहीं कर पा रहा? जब इंडिया को आके स्टेटमेंट बोल जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे ही कंट्री में आके लोग बोल रहे हैं कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं रशिया और ले लो, पाकिस्तान को कोई आर्म ट्विस्ट नहीं कर पाता? कर पा रहे हैं। कभी ऐसे पाकिस्तान के स्टेटमेंट नहीं नब्स, है। नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के नब्स सबके पास है। देखिए पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। अगर आप देखिए अफगानिस्तान में जब यूएस गया था, उनका जो डीजी आईएसआई था 2021 में 15 अगस्त जब गए थे, जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई, उनको डीजी आईएसआई उस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में मौजूद था, उसके बिना गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हुई उनकी, ठीक है। इतना उनका तब उनका वो था। आज देखिए कहाँ पर है, लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। तो यू आर टू स्मार्ट। मतलब उनके जो एक पुराने डीजी आईएसआई जनरल दुरानी, उन्होंने एक चीज़ कही थी, मैं पाकिस्तान आना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान इज कंफर्ट जोन, चाइना इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस एक्चुअली। अभी बात करेंगे उस हाँ, पर हम। हाँ, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी जो पाकिस्तान ने, कि वी हैव डिफीटेड 2 वर्ल्ड पावर्स। पहले सोवियत यूनियन विद द हेल्प ऑफ अमेरिका 78 में जब वो आए थे, और देन यूएस विद द हेल्प ऑफ अफगानिस्तान। बट उन्होंने ये नहीं बोला कि वी विल डिफीट आवरसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान ओनली। तो आज वो हालत आ गई है जहाँ पर वो अभी खुद ही अपने आप को कर रहे हैं। सो वील हैव टू मेक श्योर दैट पाकिस्तान जो बोलता है वो इतना है नहीं। मैंने तो इसमें एक और चीज़ पढ़ी थी, अ वुंडेड एनिमल इज मोर डेंजरस देन अ हेल्दी वन। Yes. तो पाकिस्तान करंटली इज वुंडेड फ्रॉम एवरी वे पॉसिबल। इंटरनल इतने केओस चल रहे हैं, इकोनॉमी इतनी फ्रेजाइल है। आपको लगता है आपकी ज़्यादा ख़राब हो गई हालत और अब ज़्यादा अटैक आने के चांसेस हैं पाकिस्तान से? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, इट्स वेरी डेंजरस, वुडेड एनिमल मोर हाउ डू डेंजरस। वी कंट्रोल देम? हाउ डू यू कंट्रोल देम? बाय टेलिंग देम दैट विल वोंट यू मोर। देखिए पाकिस्तान की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 3P स्ट्रेटजी है। फर्स्ट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, दूसरा है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, प्रीएम्प्टिव, ठीक है। तो आप मुझे अटैक करें उससे पहले मैं करूँगा। और तीसरी स्ट्रेटजी प्यूनिटी, जो आपसे दूर में किया हमने, ठीक है ना, कि आप हमें करेंगे, यू हैव टू बेयर द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो दैट इज वर्किंग नाउ। बट पाकिस्तान टू अंडरस्टैंड कि दे कैनॉट दे कैनॉट कीप दिस नैरेटिव वॉर, विनिंग दिस नैरेटिव वॉर एवरी टाइम। दे हैव डन इट वंस, अगली बार तो नहीं होगा ना। उनके लोग जो हैं, जो पब्लिक है, वो सफ़र कर रही है, उनके पास ना इलेक्ट्रिसिटी है ना पानी है। अभी वाटर इज द मेजर वेपन, ठीक है। उनके पानी नहीं है, जो हमने ट्रीटी। हाँ वैसे पानी नहीं है उनके पास। अगर आप उनसे बात करें तो इस्लामाबाद में कार धोने के लिए पानी नहीं मिलता उनको। एंड आई एम टॉकिंग द पीपल आर रिच एंड वेरी रिच। पाकिस्तान गॉट वेरी रिच एंड वेरी पुअर, दे डोंट हैव एनी मिडिल क्लास, तो है नहीं ना उनकी, बहुत कम है। या तो सुपर रिच है या सुपर पुअर है। तो पाकिस्तान हैज़ टू बी अंडरस्टूड दैट वे। बट हमारा फोकस पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस खुद होना चाहिए, और हमारा फोकस चाइना होना चाहिए। चाइना इज द वरी। ओके, इनफैक्ट चाइना की अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक और किसी ने मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ भेजी कि यार एवरी वन इज़ वॉचिंग ईरान राइट नाउ। सब ईरान की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ईरान में ये हो रहा है वो हो रहा है। बट जो चीज़ चाइना अरुणाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ध्यान गलत जगह पे है और पीछे बैक ऑफ दी बिहाइंड द सीन चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश की तरफ ज़्यादा अटैक कर रहा है और हम वो चीज़ भूलते जा रहे हैं? नहीं भूल रहे वो चीज़। लेट मी शो यू।
द इंडियन आर्मी एंड आर्म फोर्स डिप्लॉयड देयर, वो नहीं भूलेंगे ये चीज़। बट आप ठीक बोल रहे हो, एट दिल्ली में जो है हम बड़े यूनिफोकस है हमारा। और आज ही आप जो बोल रहे हैं, आज ही मैंने एक हमारा स्ट्रेटेजिक ग्रुप है उसमें मैंने डाला, मैं कहा ईरान को ज़्यादा मत देखो, चाइना को देखना शुरू कर दो। हाँ ठीक है, क्योंकि हम पूरा ईरान ईरान करे जा रहे हैं। बिकॉज देखिए, प्रेजेंटिज्म, रिसेंटिज्म आर टू वर्ड्स विच विल ड्राइव आवर थॉट प्रोसेस। राइट, इंटरेस्टिंग। हाँ जो प्रेजेंट है वो हम बात कर रहे हैं, अभी सिंदूर की बात करते रहे, अभी ईरान की बात कर रहे हैं। सिंदूर से पहले हम चाइना की बात कर रहे थे, चाइना भूल के सिंदूर का बिल्कुल हम, ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो फोकस है, हमारे फोकस रहना चाहिए टू आर डिफाइंड एंड डेफिनेट थ्रेट्स जो हैं। एंड हमारी डिफाइंड एंड डेफिनेट थ्रेट्स होती है चाइना से। पाकिस्तान इज मैनेजेबल, टोटली कंफर्ट जोन है हमारा, जब चाहें जब। बट चाइना को हमें देखना पड़ेगा बार बार। वी शुड नेवर गेट अवे विद कॉम्प्लिसेंट बीइंग कॉम्प्लिसेंट अगेंस्ट चाइना। चाइना पहली बारी 2020 में आए थे, उसका पहली बारी किसी कंट्री से बाहर गया है वो। अरे चाइना की फिलॉसफी देखिए आप, इट इज़ नॉट दे हैव, आपने तो टाइम भी स्पेंड किया है काफ़ी। हाँ बिल्कुल। उनकी चाइना की जो स्ट्रेटजी है, इट इज़ फर्स्ट क्लेम, देन ऑक्यूपाई, देन लेजिटिमाइज, लीगल वॉरफेयर, उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे तिब्बत को किया, मंगोलिया को किया, 3 T's हैं उनकी, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, ये चाइना की स्ट्रेटजी है, हमें उसको हमेशा नज़र रखना पड़ेगा। पहली बारी वो चाइना ने जो क्लेम करके ऑक्यूपाई किया था इस एरिया में, वापस गए वो फर्स्ट टाइम। ठीक है, इट मे नॉट हैपन द नेक्स्ट टाइम, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट इट डजंट हैपन अगेन, एंड वी आर बिल्डिंग कैपेबिलिटीज। हमने, सॉरी यूजिंग द वर्ड आई, इन 2013 में DGMO था, और उस टाइम पे हमने एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को, पुराना प्रपोजल था, चीफ थे, उन्हें CCS में मिला था, जिसको हम एक्रेशन फोर्स, माउंटेन स्ट्राइक कोर बोलते हैं। उसका सैंक्शन हम 2013 में लिया था। इट वॉज मच मोर द एक्रेशन फॉर माउंटेन स्ट्राइक कोर। ठीक है, 67,000 करोड़ था 8 ईयर्स के ऊपर, लेकिन हमने उसको फाइनेंस नहीं किया एज अ नेशन। नहीं तो 2020 में जब ये हुआ था, तो वी वुड हैव हैड ऑल दोस फॉर्मेशंस इन प्लेस, ऑल द वेयर विदाउट इन प्लेस, मिलिट्री हार्डवेयर इन प्लेस, जो हमने तब सोचा था चाइना के अगेंस्ट, ओनली फॉर नॉर्दर्न बॉर्डर्स चाइना। तो गलवान कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। Galwan may not have been prevented. Galwan was a very local action. हाँ But what could have prevented was their ingress into our territory. That could have prevented, because we would have had the wherewithal, we would have had the intelligence, we would have had the troops out there, Ready the होते military हम। hardware, हम होते वहाँ पर। अभी हमको बिल्ड करना पड़ा। ठीक है ना? टू लेट वाली बात होगी थोड़ी सी, कह सकते हाँ, हैं। अभी हमने बिल्ड कर दिया अभी। हाँ बट बिकॉज वी आर ग्रेट पीपल, हम फटाफट कर लेते हैं, क्राइसिस में हम हमेशा आ जाते हैं आगे। तो बट वाई कम टू द क्राइसिस स्टेज, दैट्स व्हाट आई एम टू से। क्राइसिस को अगर हमने ऑलरेडी उसको हमने असेस कर ली कि क्राइसिस हो सकता है, तो वी टेक एक्शन टू एंश्योर द क्राइसिस डजंट हैपन। ज़्यादा क्राइसिस में रिएक्ट करने की जगह पहले से एक्ट करो। करेक्ट। आप, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और हैं, मैं आपसे पूछूंगा। पहले तो मुझे बताओ कि इस करंट स्टेटस जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके अंदर मैं बोलूँ, आपको क्या लगता है इंडिया के एलाइज कौन है और इंडिया के अपोनेंट्स कौन है फिलहाल एट प्रेजेंट सिचुएशन में? देखिए, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज। द ओनली थिंग परमानेंट, नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं आपका, ना आप किसी के हैं। बट लगता है कि कोई है। देखिए, रिलायबल फ्रेंड है, हाँ। परमानेंट तो कोई नहीं होता। रिलायबिलिटी में अगर मेरे से पूछा जाता है, वैसे रशिया इज रिलायबल, रशिया इज मोर रिलायबल देन द अदर्स। ठीक है, एज अ फ्रेंडशिप कंसर्न, आई वुड आल्सो से वेस्ट एशियन कंट्रीज आर मोर रिलायबल, इंक्लूडिंग विच कंट्रीज? ऑल वेस्ट एशियन कंट्रीज। अच्छा। दे आर रिलायबल। इजराइल इज रिलायबल, ग्लोबल साउथ इज रिलायबल। ठीक है, लेकिन जब उनके ऊपर आएगी तो फिर रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको अपने भी तो नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं। यूएस इज रिलायबल एज लॉन्ग एज यूएस इज गेनिंग मोर देन वी आर गेनिंग। हाँ, वो उनकी रिलायबिलिटी इज कि उनके लिए इंडिया इज मोर अ कस्टमर देन अ फ्रेंड टू यूएस, आई कैन से दैट। आई विल नॉट से दैट, यूएस थॉट प्रोसेस अलग है। अगर मुझे 1 मिनट में, मैं कुशवंत सिंह का जोक सुनाना चाहता हूँ, सम्स अप द जियोपॉलिटिक्स। बिल्कुल बताइए। कुशवंत सिंह ग्रेट मैन, आई हैव रेड ऑल हिज बुक्स। उन एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश में है वो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑनेस्ट डेमोक्रेसी इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंचमैन से, चाइनीज से, पाकिस्तानी से और अमेरिकन से। तो फ्रेंचमैन ने बोला आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये फ्रेंच विल नेवर अंडरस्टैंड इंग्लिश। चाइनीज ने बोला आई डोंट नो व्हाट इज डेमोक्रेसी। पाकिस्तान ने बोला आई डोंट नो व्हाट इज ऑनेस्टी। अमेरिकन ने बोला आई डोंट नो व्हाट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी बात समझ आप? सो दैट स्मॉल जोक इज नॉट अ जोक, एक्चुअली इट्स अ फैक्ट। अमेरिकन्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनको अपने वर्ल्ड पता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पता ही नहीं उनको क्या होता है। Like Iran, they don't understand Iran. They think they come and do a regime change. It is not going to happen. Let me tell you today. The US concept of regime change is a regime which is puppet regime. हाँ, That is not happening. जिसको हम कंट्रोल करें। जिसको वो कंट्रोल करें। देखिए, शाह ईरान को उन्होंने वो लेके आए थे, तो कितनी शाह ईरान लेके आए ना। हाँ, हाँ। फिर शाह ईरान को puppet regime change किसने करी? आयतुल्लाह खुमैनी कौन लेके आए? He was in Paris. वही तो लेके आए फिर। करेक्ट। ठीक है, तो they don't understand the Persian culture. They don't understand the Asian culture. So I'm saying something which is very, they don't understand the rest of the world. They only know themselves. इंटरेस्टिंग सर।
आप डीजीएमओ रहे हैं और इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में ना एक बहुत ज़्यादा इस डीजीएमओ के रोल पे बहुत बात हुई थी। क्योंकि सीज़ फायर हुआ तो यही बात हो रही थी बार बार कि डीजीएमओ हमारे यहाँ के वर्सेस इंडिया पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बात की उन्होंने, एंड दे डिक्लेयर्ड अ सीज़ फायर। आपकी काफ़ी फ्रीक्वेंटली, आप उसी रोल में थे तो आपकी भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली बात होती थी पाकिस्तान काउंटर पार्ट डीजीएमओ से? जी होती थी। कोई इंसिडेंट्स याद है जो मतलब काफ़ी पेकुलियर है? बहुत इंसिडेंट्स थे। बताइए ना थोड़ा। देखिए लाइक हाउ दैट रोल वाज। एक तो उस टाइम पे हाँ। वीकली बात होती थी विच इज़ ये हर वीक होनी होती है? हर वीक, दैट वाज शेड्यूल टॉक। अच्छा। वो शेड्यूल होती है। और दूसरी होती थी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हम्म। देयर इज अ हॉटलाइन विच इज मैन 24 आवर्स। 24 आवर्स? 24 आवर्स। अच्छा। ठीक है। Not that I man it, the staff also mans it. Yeah. And as and when there's a requirement, let's say if I get a call from the Pakistan DGMO, I'm obliged to go and attend that call as early as possible. अच्छा। ठीक है ना? मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। 29 नवंबर उनका चीफ बदली हो रहा था, उनका चीफ 29 नवंबर पहले बदली, अभी तो खैर परमानेंट हो गया है, वो अलग बात है। तो कुछ हुआ तो मैंने अपने काउंटर पार्ट को कॉल किया, उनको बात कराओ। उस टाइम पे कौन थे आपके काउंटर पार्ट? उसमें जनरल रियाज थे। अच्छा। रियाज वेरी वेरी फाइन मैन, वेरी गुड सोल्जर। तो उनको टाइम लगे आने के लिए, तो उन्होंने बोला सर सॉरी, क्योंकि वो मेरे जनरल जूनियर है तो मैं सीनियर हूँ। अच्छा, तो वो आपको सर हाँ हाँ 100%। सो दे आल्सो फॉलो द सेम प्रोटोकॉल? they follow. It's very, it is like two nations talking to each other, very cordial. हाँ। ठीक है। एंड उन्होंने बोला सर हमारा चीफ चेंज हो रहा था, आई वाज इन दैट सेरेमनी। आई सेड आई एम सॉरी, आई शुड हैव नोन, आई न्यू दैट, बट वो दिमाग से निकल गया बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव सॉर्ट ऑफ अ लाइन, इट शुड बी मेंटेन्ड। एंड लेट मी आल्सो से दैट आई वाज द फर्स्ट डीजीएमओ टू गो एंड टॉक टू द डीजीएमओ विदाउट एनीवन एल्स, वन टू वन। पाकिस्तान डीजीएमओ मुझे बुलाया था, मैं गया था उधर और हम दोनों ने बातचीत करी थी, सीज फायर को एक्सटेंड किया था। नॉर्मली मिलिट्री डज नॉट लीड एनी डेलीगेशन इन आवर सिस्टम, इट इज आदर लेड बाय द एमईए और द एमओडी। हम साथ जाते हैं लेकिन लीड नहीं करते हैं। ठीक है, एंड दैट्स अ गुड सिस्टम। आई हैव नो क्रिप्स अगेंस्ट द सिस्टम बिकॉज इन आवर केस द मिलिट्री सबसर्विएंट टू द टू द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, राइट। बट मुझे बोला गया था कि आप लीड करो, तो मैं लीड करके गया था, एंड वी हैड अ वेरी गुड दिस थिंग। उसके बाद एक्चुअली दे वांटेड मी टू लीड अ सिमिलर थिंग विद चाइनीज आल्सो, व्हिच डिडंट हैपन, आई रिटायर्ड। It didn't take place as a separate. तो बड़ी अच्छी से बात होती है, एंड दैट्स अ वेरी गुड लाइन। और उसी से देखिए एस्केलेशन नहीं हुई, ना ऑफ सिंदूर में हुई, ना बालाकोट या जब्बा टॉप में हुई, और ना ही 2016 के उड़ीज में हुई। सो दैट इज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स, बिकॉज यू टॉक टू ईच अदर। तो अगर उन्होंने कॉल किया है रात के 2 बजे हमारे डीजीएमओ को, तो हमारे डीजीएमओ रात को 2 बजे कॉल ली है, एंड दैट इज वेयर वी सेड ओके ठीक है, वी अचीव्ड आवर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो हमें दिए गए थे। इसमें ना बहुत अच्छी बात है, एक कोट है, most dangerous thing in war is communication, because when the communication stops, bullet starts. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन नेवर स्टॉप, नेवर स्टॉप। इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन वी कम्युनिकेट टू ईच अदर। मतलब आई मे बी वेरी एंग्री, बट आई शुड टेल हिम कि ये तो ठीक नहीं है, ये करोगे तो ये होगा। वो ये होता है, दोनों तरफ से होता है। ये नहीं कि हम ही करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी कहते हैं आपने ये कर दिया, आप ऐसे मत करो। मैंने कहा हम तो किया ही नहीं है, ये तो इंटरनल है। वो भी ये बोलते हैं, लेकिन दैट चेक इज देयर। देन आफ्टर यू पुट द फोन डाउन, यू आल्सो चेक किया हमने किया कि नहीं किया। हाँ, नहीं किया, बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज आर्मी, राइट। ठीक है। हमारी डिसिप्लिन आर्मी है। फॉर्चुनेटली वी गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स टू डिसिप्लिन, एंड उनका इतना नहीं है। उनके मुजाहिदीन है ना, बटालियंस, वो गड़बड़ करती हैं हमेशा। बात करके कभी लगता है उनकी तरफ से एटीट्यूड कुछ? देखिए जहाँ तक बॉर्डर पे रहते हैं, आप मानेंगे नहीं, मतलब वी शॉटेड ईच अदर ऑल्सो। अच्छा, किस चीज़ के लिए? किसी चीज़ के लिए भी ऐसे ही, क्या हाल है, Slangs, है। हाँ, तो बस देखिए जवान खड़ा है वहाँ पर, खड़ा है तो ठीक है, तो उसमें क्या है। बट दैट डजंट मीन वी आर कॉम्प्लेसेंट, नो, वी आर अलर्ट ऑलवेज, एंड दे आर आल्सो अलर्ट। पाकिस्तान प्रोफेशनल आर्मी है, उनकी मतलब जो भी है, मतलब वी शुड नेवर कभी भी अपने एडवर्सरी को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। और ये मैं अभी देखना शुरू कर दिया कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं एडवर्सरी को, चाहे वो पाकिस्तान है या चाइना है, उनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एडवर्सरी, कभी नहीं करना चाहिए। तो एज अ सोल्जर आई नेवर डू इट। आप सर अपने 20 साल के जो एक यंग कैडेट फ्रॉम सैनिक स्कूल, आप उसको क्या बताओगे अगर आप मान लो आपके सामने वो बैठे होते अभी, क्या बोलोगे इंडिया की सिचुएशन इस टाइम पे क्या है? क्योंकि बहुत सारे 20 ईयर ओल्ड आपको इस टाइम पे सुनेंगे। आप वही इमेजिन कर लो कि आपके सामने आपका ही 20 साल का एक यंग कैडेट बैठा है, व्हाट वुड यू टेल हिम अबाउट इंडिया, व्हाट इंडिया शुड डू राइट नाउ? आई विल टेल हिम फर्स्ट टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। देखिए हमें इनवर्ड्स लुकिंग होना चाहिए, आई हैव टू लुक इनवर्ड्स। अगर हम बोलते हैं स्वच्छ भारत हो, तो स्वच्छ भारत को आगे साल थोड़ी करेगा, खुद करना पड़ेगा ना, ठीक है। आई टेल हिम टू बी अ प्राउड इंडियन, आई विल टेल हिम टू बिलीव इन हिमसेल्फ, ठीक है। बिलीव करो कि तुम जो चाहते हो कर सकते हो ना। देयर इज अ ओल्ड सेइंग व्हिच आई कीप कोटिंग व्हेन आई टॉक टू यंग पीपल एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अ विश और इफ यू हैव अ विल, यू हैव द पावर टू मेक इट कम ट्रू।
द ओनली थिंग यू हैव टू वर्क फॉर इट, ठीक है ना। आपने मेहनत करी, देखिए करी नहीं करी, यू थ्रू IIT, मतलब इट वाज अ ड्रीम फॉर यू, इट वाज, मतलब यू हैव टू वर्क फॉर इट, विदाउट वर्किंग इट्स नॉट गुड हैपन। सो माय एडवाइस टू यू इज बिलीव इन योरसेल्फ, बी अ गुड सिटीजन, हैव द राइट वैल्यूज, हैव द राइट बिलीव्स, और जो भी करें आप, जहाँ भी कर रहे, अच्छा काम करो, खुश रहो। क्योंकि अगर आप गलत काम करेंगे आपको खुशी नहीं मिलेगी, कभी ना कभी तो आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ। सो वर्क फॉर योर फैमिली, वर्क फॉर योर कंट्री, वर्क फॉर योर सेल्फ, इट इज़ ऑल लिंक्ड। ये नहीं कि अगर आप हम असल में हमारी जो थोड़ा एजुकेशन सिस्टम है इम्प्रूव करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम स्वच्छ भारत बोलते हैं, हमारा भारत तो स्वच्छ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? मैं उसको गंदा रखता हूँ ना, तो बाहर से तो आके साफ नहीं करेगा उसको। ठीक है, आपका ऑफिस है, अभी यहाँ पर देखिए आपका स्टूडियो कितना साफ है, अच्छा लगता है। बाहर चले जाएंगे तो नहीं मिलेगी सफाई आपको, तो बाहर क्यों साफ रख सकता? आप दूसरे कंट्रीज में जाइए, आपको सफाई मिलेगी। वो कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? लोग बोलते थे वो छोटे कंट्रीज, आप चाइना जाइए, चाइना तो मासिव है, बट वो तो बिल्कुल साफ है, वहाँ पर सब कुछ साफ है। एरिया की अगर बात करनी है तो यूएस तो हमसे भी बड़ा है, हाँ, फिर रशिया बड़ा है, बहुत सारे रशिया बस साफ है, लेकिन साफ है। तो ये मैं उसको बोलूँगा कि आप जो भी करें खुश रहें, खुशहाली रखें, और बट बी अ प्राउड इंडियन, हैव सेल्फ बिलीव दैट वी आर गुड एंड आवर नेशन इज गुड, एंड हम तरक्की करेंगे। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू नितिन, जय हिंद। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।